नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपने आरो यारों की तैयारी में, मेहनत कश। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा कल के गुप्तोत्तर काल की कल की क्लास रही। उसमें मैं लगभग लगभग राष्ट्रकूट तक पहुंच गया था। राष्ट्रकूट से पहले तक मैंने आपको करवा दिया था। तो आज की क्लास साथियों राष्ट्रकूट पर रहेगी। तो ये मैंने आपको बताने के लिए, जैसे गुप्तोत्तर काल है तो थोड़ा राइटिंग भी थोड़ा ऐसा आ रहा है, तो रुको मैं दोबारा लिख देता हूँ। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश। तो इस पे साथियों राष्ट्रकूट वंश पे रहेगी आज की क्लास। तो साथियों राष्ट्रकूटों की जैसी चर्चा होगी तो आप देख पाओगे कि इस राष्ट्रकूट वंश का सबसे पहले आप देखोगे कि संस्थापक दंती दुर्ग था। सबसे पहले अगर किसी वंश की मैंने आपको बताया था कि दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, दुर्ग। और दंती दुर्ग की जब चर्चा हुई तो साथियों आप देख पाओगे कि दंती दुर्ग की जब चर्चा हुई तो दंती दुर्ग में आप जान पाओगे कि जो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक था वो महावीर महावीर स्वामी का जैसे शिष्य था। राष्ट्रकूट वंश उसी समय जब मैंने महावीर काल में या जैन धर्म में मैंने आपको करवाया तो उनके 24 में तीर्थंकर महावीर स्वामी का जो शिष्य था वो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग भी था साथियों। वो सॉरी, राष्ट्र दंती दुर्ग थोड़ी, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल जब चर्चा होती है। आजीवक संप्रदाय का था, राष्ट्रकूट वंश से उससे रिलेटेड नहीं, आजीवक संप्रदाय मक्खलीपुत्र गोसाल था। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था इसीलिए साथियों निकल गया। बाकी राष्ट्रकूट वंश की जब चर्चा होती है तो दक्षिण से मैंने आपको बताया त्रिपक्षी संघर्ष में मैंने कल आपको करवाया था कि गुर्जर प्रतिहार करवाया था। गुर्जर या प्रतिहार, प्रतिहार। और जब गुर्जर प्रतिहार की चर्चा हुई साथियों तो ये राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में, राजस्थान आरजे एंड जीजे, गुजरात, राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में थे। राष्ट्रकूट साथियों दक्षिण में थे, दक्षिण में आपको नजर आएंगे। और उसके बाद साथियों पाल का जब चर्चा हुई, इसके बाद ही पाल वंश की साथियों चर्चा करूंगा मैं। तो वो साथियों बंगाल वाले रीजन से होगी। तो बिना देरी करे साथियों में स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे भी साथियों वही राष्ट्रकूटों की चर्चा हुई तो कैलाश नाथ के जब शिव मंदिर की, कैलाश नाथ शिव मंदिर की चर्चा होगी तो सीधे पीपीटी पे आते हैं। तो साथियों राष्ट्रकूट वंश की जैसी चर्चा होगी तो आप देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रकूट वंश की जब चर्चा होगी तो संस्थापक दंती दुर्ग, संस्थापक सबसे पहले हम किसी वंश की चर्चा करते हैं साथियों। हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अप्रोचेज हमारी जो रहेगी या जो हमारी अप्रोच शुरुआत से चली आ रही है वो सबसे पहले किसी वंश की अगर चर्चा कर रहे हैं तो उसके संस्थापक की चर्चा करेंगे। संस्थापक के बाद साथियों उसके प्रमुख शासकों की चर्चा होगी। और राष्ट्रकूट वंश की जैसे ही प्रमुख शासकों की चर्चा होगी तो दंती दुर्ग के बाद साथियों कृष्ण प्रथम, साथियों प्रथम जो प्रतापी साम्राज्य जो राजा था वो राष्ट्रकूट वंश का कृष्ण प्रथम था। इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया साथियों। राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा की 34 गुफाओं का निर्माण करवाया, जो मैंने कल भी आपको बताया था। जैसे एलोरा की चर्चा करी थी मैंने तो उसमें आपको मैंने बताया था, नहीं सॉरी, एलोरा की चर्चा में हम उसमें अगली क्लास में जब करेंगे, जब हमारा संगम योग होगा तो वहां भी आप कह सकते हो कि एलोरा की चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि एलोरा में हिंदू, या हिंदू भी बोल सकते हैं, हिंदू जैन बौद्ध तीनों धर्मों की आपको गुफाएं मिलेंगी या गुफा मंदिर मिलेंगे या गुफाएं मिलेंगी। तो सीधे सीधे इसी पे आते हैं कि राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण करवाया, 34 गुफाओं का निर्माण करवाया। इन गुफाओं का संबंध साथियों हिंदू धर्म से, जैन धर्म से और बौद्ध धर्म तीनों से साथियों नजर आएगा। तो इस पर आप विशेष ध्यान रखना कि एलोरा का। और सबसे प्रसिद्ध है साथियों एलोरा का कैलाश मंदिर, जो एकाश्म पत्थर से बनाया गया है। एकाश्म मैंने आपको समझाया है कि एक ही पत्थर को काट कर जो बनाया जाता है, जो मूर्ति और जो मंदिर बनाए जाते हैं वो एकाश्म बोले जाते हैं। तो इस पे साथियों ध्यान रखना। दूसरा अगर शासक की चर्चा करें तो साथियों दूसरा शासक ध्रुव था। उसकी उपाधि धारावर्ष थी। इसके बारे में उपाधि ही हालांकि पूछ सकता है, बाकी अभी तक पूछा नहीं गया है, इसीलिए मैंने सिर्फ उपाधि को ही आपके सामने रखा है। बाकी उससे आगे वाला जो शासक होगा वो अमोघ वर्ष होगा साथियों। अमोघ वर्ष आप देखोगे कि जैन धर्म का अनुयायी था लेकिन माता लक्ष्मी का भक्त था। जैन धर्म का अनुयायी होते हुए भी माता लक्ष्मी का भक्त था साथियों। तो इससे आप देख सकते हो कि ये हिंदू धर्म या वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का भी अनुयायी था। इसके बाद ये बहुत कह सकते हैं एक विद्वान शासक था। इसके बाद जैसे ही अमोघ वर्ष की चर्चा हो तो अमोघ वर्ष के बारे में आप देखोगे कि अमोघ वर्ष की 2 पुस्तकें साथियों नजर आती हैं आपको।
दो पुस्तकें जब हमें जब दो पुस्तकों की चर्चा होती है तो उन पुस्तकों में साथियों सबसे पहली कविराज मार्ग, दूसरी रत्न मालिका। तो साथियों ये दोनों अभी तक नहीं पूछी गई हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे पूछ ले, तो इस पर ध्यान रखना। बाकी जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो इसके दरबार में कुछ विद्वानों की चर्चा होती है, और दरबारी विद्वानों में आप देखोगे कि पहला सक्तायन, इनकी पुस्तक अमोघ वृत्ति थी, ये अभी तक नहीं पूछा गया है। और मैंने कहा जब हर किसी के दरबारी ज्यादातर पूछ रहे हैं, तो अमोघ वर्ष भी एक प्रतापी राजा था राष्ट्रकूट वंश का, तो उसके दरबारी भी पूछ सकते हैं। तो दूसरे साथियों दरबारी थे जिनसेन, जिनका बुक का नाम था, जिनकी पुस्तक थी आदि पुराण। तीसरे साथियों आप देखोगे कि महावीराचार्य, इनकी जो पुस्तक का नाम था गणित सार संग्रह। इससे आगे जैसे ही हम बढ़े साथियों, तो आप देख पाओगे कि अमोघ वर्ष की पुत्री चंद्रा वल्लभे को रायचूर दुआब का राजस्व मिलता था। तो ये एक जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया, वैसे पूछा नहीं गया, पर बाई चांस अगर पूछ ले जैसी पुत्री की चर्चा हो तो उसमें पूछ ले कि चंद्रा वल्लभे को रायचूर। अब ये आपको नाम लग रहा होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रकूट शासक है, दक्षिण का राजा है। दक्षिण में मैंने आपको बताया कि थोड़ी क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम जैसे ही संगम युग की क्लास करेंगे तो उसमें आप देखोगे कि क्लिष्ट हिंदी आपको सामने नजर आएगी, और संगम युग थोड़ा बोरिंग भी साथियों लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़े आसानी से और बाकायदा मैपिंग द्वारा और सिनॉप्सिस बना के आपके सामने रखेंगे। तो बड़ा आसान बनाना है, इतिहास को बड़ी आसान बना देंगे साथियों, बेफिक्र रहो। इतिहास के मामले में तो आप चिंता ही, बिल्कुल चिंता छोड़ दो, इतिहास तो सीधे सीधे आपकी वो हो जाएगा। लेकिन जो आप कह सकते हो जो शासक, अंतिम शासक जैसे बोलते हैं उसे कृष्ण तृतीय की जब चर्चा होती है तो आप देखोगे तक, ये तब कोलम नहीं है साथियों, तक कोलम है। तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया साथियों। इसने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया तक्कोलम के युद्ध में कृष्ण तृतीय ने। और जब कृष्ण तृतीय की जब चर्चा होगी और तक्कोलम की जैसी चर्चा होगी साथियों, तो तक्कोलम पूछा जाता है कि तक्कोलम कहाँ है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, तक्कोलम तमिलनाडु में पड़ता है। और तमिलनाडु जब दक्षिण के राज्य की जब चर्चा होगी तो आपको बखूबी नजर आएगा कि तक्कोलम वहीं होगा। और इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे तो साथियों इसके बाद पाल वंश की चर्चा होगी। और पाल वंश की मैंने आपको बताया था कि जब हमने जो त्रिपक्षी संघर्ष में शामिल थे, उसमें सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार थे। उसके बाद साथियों पाल वंश थे, पाल वंश वाले थे जो बंगाल की तरफ से आए थे। और राष्ट्रकूट शामिल थे, जो राष्ट्रकूट दक्षिण की तरफ से आए थे। और जो त्रिपक्षी संघर्ष हुआ किस लिए था, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर एक बार मैं दोहरा दूं कि त्रिपक्षी संघर्ष कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हुआ था साथियों। तो इस पे आप विशेष ध्यान रखें। जब हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जब शून्य की स्थिति पैदा हो जाती है, कोई ऐसा शासक, ताकतवर शासक नहीं रहता जिससे जो साम्राज्य को संभाल पाए, तो सभी ने एक मौका देखा कि कन्नौज पर हम अधिकार कर सकते हैं, तो हम अधिकार कर सकते हैं। तो तीनों शक्तियां उस पर आक्रमण करेंगी, और उसी कन्नौज के पीछे ये त्रिपक्षी संघर्ष होगा कि कन्नौज पर अधिकार कौन करे। तो उसके लिए ये त्रिपक्षी संघर्ष होगा। और त्रिपक्षी संघर्ष में मैंने आपको बताया कि गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों शामिल थे। तो सबसे पहले मैंने आपको गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बताया कि गुर्जर प्रतिहार कहाँ से रिलेटेड थे। उनकी राजधानी मंडौर थी पहले, बाद में भीनमाल बनी, तो राजस्थान गुजरात वाले एरिया से आए। उसके बाद मैंने साथियों आपको राष्ट्रकूट वंश समझाया, राष्ट्रकूट दक्षिण से आए थे, उनकी जैसे मैंने बताया उसके प्रमुख शासकों की चर्चा हुई। उसी प्रकार साथियों पाल वंश की चर्चा होगी। और पाल वंश का मैंने आपको बताऊं, बंगाल के मैंने आपको स्थान शुरुआत में बता दिया था कि बंगाल वाला एरिया था, बंगाल बंगाल वाला एरिया, जिसका संस्थापक सबसे पहले मैंने आपको बताया, संस्थापक की चर्चा होगी तो गोपाल था। और इस राजा का चुनाव किया गया था। तो ये चुनाव आप कह सकते हो कि जनमत के आधार पर इसे चुना गया था। उसके बाद आप देखोगे कि जो पाल वंश के बारे में एक और जैसी चर्चा होती है, और हो सकता है कि पॉइंट दे रखा हो, हाँ पॉइंट भी दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूं कि पाल वंश ही एक आप कह सकते हो कि पाल वंश एक अंतिम शासक था उस समय का, कि जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। उसके बाद साथियों आप देखोगे कि किसी वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं देता, कोई वंश, लेकिन पाल वंश एक अंतिम शासक था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। उसी के बाद आप देखोगे कि पाल वंश की शासक नालंदा महाविहार बनवाएंगे, वो नालंदा महाविहार में जीर्णोद्धार करवाएंगे अलग अलग उसके। और आपको बिहार, जो बौद्ध धर्म के जो बिहार ग्रह हैं, ज्यादातर बिहारों को बनवा कर दान देंगे बौद्ध भिक्षुओं को। तो वो सब साथियों आगे आएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इसके बाद अंतिम शासक मैंने बताया था बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, अंतिम वंश।
इसने ओदंतपुरी महाविहार का निर्माण करवाया। तो पहला तो आपको महाविहार आपको नजर आ गया ओदंतपुरी। उसके बाद भी आपको कई जो बिहार हैं उनकी चर्चा होगी साथियों। इसके बाद हम दूसरे अगर उस पर शासक पे बढ़े तो धर्मपाल। और धर्मपाल बोल सकते हैं कि पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा अगर कोई था तो धर्मपाल था। इस वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल को बोला जाता है। इसने विक्रमशिला महाविद्यालय की रचना वो निर्माण किया। और साथियों विक्रमशिला महाविद्यालय मैंने आपको बताया था कि हीनयान की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म से संबंधित था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखोगे नालंदा विश्वविद्यालय में सुधार किए। मैंने अभी आपको बताया था कि नालंदा कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय में सुधार आपको धर्मपाल करवाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि सोमपुरी बिहार, पहाड़पुर बिहार का निर्माण करवाया। गुजराती कवि सोहुल ने इसे उत्तरापद का स्वामी कहा है। अब उत्तरापद का स्वामी सोहुल की कभी चर्चा नहीं होती साथियों, प्रश्न भी नहीं पूछा गया, लेकिन बाई चांस अगर पूछ ले कि उत्तरापद का स्वामी धर्मपाल को किस कवि ने कहा है या किसने कहा है, तो आप सीधे सीधे ध्यान रखना कि गुजराती कवि है सोहुल, उसने साथियों कहा है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो साथियों 3 शासकों की चर्चा होती है जिनका कोई उपलब्धि ऐसी उल्लेखित नहीं है जिससे आयोग प्रश्न उठाए, या आज तक आयोग ने प्रश्न भी नहीं उठाया। तो सिर्फ नाम साथियों आप जान सकते हो कि देवपाल, उसके बाद नारायणपाल और महिपाल। और महिपाल साथियों पाल वंश का दूसरा संस्थापक जैसे बोला जाता है, उसे महिपाल को बोला जाता है। इसकी चर्चा होगी। और जैसे ही पाल वंश की जब चर्चा होगी, जब महिपाल की चर्चा होगी, तो उसके बाद आप देख पाओगे साथियों कि पाल वंश का लगभग लगभग कह सकते हो कि पतन की राह पर पहुंच जाता है। उसके बाद जैसी चर्चा होगी तो उसके बाद एक शासक और मिलता है धर्मपाल के बाद, क्योंकि जैसे जैसे धर्मपाल होता है तो पाल वंश का दूसरा संस्थापक बोला जाता है। दोबारा जब पतन के स्तर पर पहुंचने के बाद भी दोबारा उसका उत्थान अगर कोई करता है इस वंश का, तो वो धर्मपाल है। लेकिन इसके बाद एक और शासक आता है साथियों, रामपाल। और रामपाल की जब चर्चा होती है तो रामपाल को आपको ध्यान रखना है, इसके दरबार में एक कवि रहते थे संध्याकर नंदी। अब संध्याकर नंदी की जब चर्चा होती है, संध्याकर नंदी से कई बार साथियों प्रश्न पूछा गया है कि उनकी एक रचना थी रामचरितम करके संध्याकर नंदी। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि वैसे आगे दे रखा हुआ कि रामपाल के दरबारी थे संध्याकर नंदी। इनके बाद रामपाल शासक आएंगे और इनके दरबारी थे संध्याकर नंदी। और संध्याकर नंदी की रचना जो सब कई बार पूछी गई है साथियों, रामचरितम की चर्चा होगी साथियों। रामचरितम तो ये इनकी साथियों रचना थी। इस पर विशेष ध्यान रखना है कि रामचरितम की रचना की। और रामचरितम में ही साथियों आपको नजर आएगा कि इसी रामचरितम की जब चर्चा होगी तो आप देखोगे कि इसमें एक किसान विद्रोह की भी चर्चा होगी। किसान विद्रोह भी साथियों आपको नजर आएगा। तो रामचरितम में ही किसान विद्रोह। इससे आगे आगे आपको लग रहा होगा कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो लेकिन इससे आगे भी पीपीटी में मैंने ऐड करवा रखा है, मिल जाएगा, या तो इसी के बाद होगा या आगे 1-2 पीपीटी बाद मिल जाएगा, लेकिन है बकायदा आपको दे रखा है। तो आप बेफिक्र रहकर ये मत सोचना कि सर आगे खड़े हैं तो नोट नहीं कर पा रहे। और बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ आपको उपलब्ध हैं। अब वहाँ जाकर आगाज क्लासेस ऑफिशियल के नाम से इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करवाया गया है या करवा दिया जाएगा। इससे पहली वाली क्लासों में करवाया गया है, तो आप वहाँ से आपको नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ पूरी डाउनलोड कर लीजिए क्लास की, तो जिससे कि आपको पढ़ने में और आसानी रहे। तो इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो इसके बाद आप देखोगे कि पाल वंश की जब चर्चा होगी तो इससे आगे जैसे हम बढ़ें तो हो सकता है इसके बाद रामपाल की चर्चा, हाँ रामपाल ही है। रामपाल, इनके दरबार में संध्याकर नंदी अभी मैं आपको बता रहा था जिनकी रामचरितम की रचना की। रामचरितम में साथियों केवर्त किसान विद्रोह का उल्लेख मिलता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें किसान विद्रोह का भी उल्लेख मिलता है। इससे आगे जैसे ही हम साथियों बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इसके बाद जैसे सांस्कृतिक जो मेन वंश थे उनकी चर्चा हो गई। उसके बाद फिर हम जैसे सांस्कृतिक योगदान की जैसे चर्चा करें तो सर्वप्रथम हमने सबसे पहले प्रारंभ किया था गुर्जर प्रत्यार वाला। तो गुर्जर प्रत्यारों की सांस्कृतिक योगदान की चर्चा करें तो आगे हम कह सकते हैं कि गुर्जर प्रत्यार हो सकता है वो भी मैंने ऐड करवाया था, गुर्जर प्रत्यारों वाला वो भी हो। यहाँ गुर्जर प्रत्यार शासकों का सांस्कृतिक योगदान। अब जब संस्कृति के योगदान की साथ ही चर्चा होगी तो आप देखोगे कि गुर्जर प्रत्यार शासकों के समय मारू
या मरु गुर्जरा मंदिर, मारू या मरु गुर्जरा मंदिर की स्थापत्य शैली विकसित हुई। तो ये एक आप कह सकते हो गुर्जर प्रत्यारों की व्यक्तिगत शैली थी, उनके राज्य में ही लागू थी, मारू या मरु करके। तो अभी तक पूछा नहीं गया साथियों ये मारू या मरु जो स्थापत्य शैली है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बाई चांस अगर पूछ ले आयोग, क्योंकि कल्चर वाले प्रश्न आयोग बहुत ज़्यादा उठा रहा है वर्तमान में, अगर देखा जाए 1-2 साल के प्रश्न पत्रों पर अगर नज़र डाली जाए तो आयोग कल्चर वाले पोर्शन से बहुत प्रश्न पूछ रहा है, तो आप ध्यान रखना। उसके बाद आप देखोगे ये नागर शैली की उपशैली है, ये मारू या मरु उत्तर नागर शैली की अभी जिक्र होगा आगे, मैंने दे रखा है नागर, द्रविड़ और वेसर तीनों शैलियों के बारे में जो विशेषताएं प्रमुख वो बताई गई हैं। बाकी जो होगा मैं यहाँ पे और समझा दूंगा साथियों, और आपको एक चित्र बनाकर समझाया जाएगा। इसके बाद आप देखोगे कि मेहर भोज ने तेली मंदिर जो ग्वालियर फोर्ट का निर्माण करवाया, जो ग्वालियर फोर्ट या ग्वालियर में जो तेली मंदिर है, या तेली तेली का मंदिर नहीं, तेली मंदिर बोला जाता साथियों से। तेली मंदिर ग्वालियर में है, ग्वालियर फोर्ट में है, तो उसका निर्माण मेहर भोज ने करवाया। तेली मंदिर के आसपास से गुर्जर प्रत्यार शासकों के समय की मूर्तियां साथियों प्राप्त हुई हैं, मूर्तियां और स्तंभ मिलते हैं। तो आप इससे भी पता लगा सकते हो कि तेली मंदिर का निर्माण किसने करवाया, गुर्जर प्रत्यारों ने करवाया। इसके बाद देखोगे साथियों कि इस समय ग्वालियर में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। और जैन धर्म की जब चर्चा होगी तो आप कह सकते हो कि जैन धर्म या बौद्ध धर्म या धार्मिक मूर्तियों की जब चर्चा होगी तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि मथुरा में सर्वप्रथम मूर्तियां बनाई गई। इस पर भी ध्यान रखना साथियों, ये एक बेसिक फैक्ट है, मैंने आपको बता दिया। इससे आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो साथियों बारडोली या रावत भाटा से 8 मंदिरों का एक समूह मिलता है, जिसमें गटेश्वर मंदिर, गणेश मंदिर, शिव मंदिर और त्रिमूर्ति मंदिर प्रसिद्ध है। ये भी साथियों आपको फैक्ट मैंने इसीलिए करवाया, ये नहीं पूछा गया है, लेकिन बाई चांस पूछ ले तो अनुमान की लग रहा था कि हाँ यहाँ से आयोग प्रश्न उठा सकता है, तो इस पे साथियों आप विशेष ध्यान रखना। उसके बाद आप देखोगे कि ग्वालियर के पास बटेश्वर मंदिर समूह, जहाँ 200 मंदिर आपको नजर आएंगे, वो साथियों आपको देख पाओगे कि बटेश्वर मंदिर समूह 200, जहाँ पर मंदिर कुल 200 मंदिर मिलते हैं, उनका भी गुर्जर प्रत्यारों ने ही निर्माण करवाया था साथियों, तो इस पे ध्यान रखना। और बटेश्वर साथियों ग्वालियर के पास बटेश्वर नाम से एक अलग है। और एक मैं बेसिक आपको बता दूं, यूपी स्पेशल में वैसे आदित्य सर करवाएंगे, बखूबी विस्तार से करवाएंगे, आदित्य सर ने एक क्लास ली है, वो अभी जैसे कुछ व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पाए हैं, तो दीपावली के बाद वो लगातार क्लास 4-5 क्लास और लेंगे, इसमें आपको उत्तर प्रदेश विशेष विस्तार से करवाएंगे बड़ी आसान तरीके से, और उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो भी गजबी का है, तो बड़े आपको बड़ा आसान बना देंगे उत्तर प्रदेश विशेष को। और जहाँ तक है कि मैं कोशिश करूँगा कि पॉलिटी वाला पोर्शन भी वही सर आदित्य सर ही लें, वही करवाएं। तो साथियों इससे आगे जैसे हम आएंगे तो आप देखोगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ उसके 6 चरण हुए थे। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसी चर्चा होगी यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष, इस त्रिपक्षीय संघर्ष के साथियों ये तो पता चल गया कि किस किस में हुआ था। तो तीनों शक्तियों के मैंने आपको बता दिया, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल वंश। लेकिन इसके 6 चरण थे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरा चरण। ऐसे ही साथियों आप देखोगे कि 6 चरण मिलेंगे साथियों आपको, 6 चरण। तो 6 चरणों की अलग अलग कौन विजयी रहा कौन, तो इसीलिए मैंने इसकी एक सिनॉप्सिस बना रखी है। तो इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि वही, क्योंकि वो पीडीएफ मैंने खुद ऐड करवाई, क्योंकि ये तो पता चल गया कि किस किस में हुआ, लेकिन ये नहीं बताया ना कि कौन विजयी रहा। तो उसमें 6 चरण हुए साथियों। 6 चरणों में आपको नजर आएगा कि अलग अलग राजा विजयी रहेंगे। उसमें आप देखोगे प्रथम चरण की जब चर्चा करें, ये 6 चरण मैंने बताया था, 6 चरण हुए। प्रथम चरण की जब चर्चा करें तो आप देख पाओगे कि प्रथम चरण में वत्सराज और धर्मपाल के मध्य साथियों युद्ध हुआ। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था और धर्मपाल साथियों पाल वंश का शासक था, जिस युद्ध में वत्सराज की विजय हुई। उसके बाद उसी प्रथम चरण में साथियों वत्सराज का फिर युद्ध होता है ध्रुव से, और ध्रुव साथियों तो आप देख पाओगे कि ध्रुव राष्ट्रकूट शासक था
और जब उसमें वत्सराज, इसमें आप देखोगे कि ध्रुव की विजय होगी, ध्रुव जीत जाएगा। तो ये प्रथम चरण था। इसके बाद आप देखोगे द्वितीय चरण में साथियों नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल के बीच युद्ध होगा, जिसमें नागभट्ट द्वितीय साथियों गुर्जर प्रतिहार था जो जीत गया। उसके बाद फिर नागभट्ट द्वितीय का युद्ध साथियों गोविंद द्वितीय से होगा। गोविंद द्वितीय राष्ट्रकूट शासक था जो बाद में राष्ट्रकूटों की विजय हुई। इसी में आप देखोगे कि गुर्जर त्रिपक्षीय संघर्ष में भी आपको देखोगे कि अंतिमतः राष्ट्रकूटों की ही विजय होगी। तो जैसे ही हम तीसरे चरण पे आएंगे साथियों, तो उसमें मेहरभोज और देवपाल के बीच में युद्ध हुआ, इसमें देवपाल की जीत हुई। जब चतुर्थ चरण पे आएंगे साथियों, तो चतुर्थ चरण आप देखोगे कि चतुर्थ चरण में भी मेहरभोज में और नारायण पाल में युद्ध हुआ, जिसमें मेहरभोज की जीत हुई साथियों। इसके आगे जैसे ही हम आए तो पांचवें चरण में साथियों महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहार था और इंद्र तृतीय साथियों, जिसमें युद्ध हुआ और जिसमें विजयी हुआ इंद्र तृतीय। जब इंद्र तृतीय साथियों इंद्र तृतीय में जहां तक मैं जान पा रहा हूँ राष्ट्रकूट होगा। और छठा चरण साथियों पाल शासक महेंद्रपाल और इंद्र तृतीय के बीच हुआ, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार तो उस समय हार गए तो वो अलग हो गए। अब बचे पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो उसमें आप देखोगे कि महेंद्रपाल और इंद्र तृतीय के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र तृतीय विजयी रहा। इसीलिए आप कह सकते हो कि राष्ट्रकूट इस संघर्ष में कभी पराजित नहीं हुए। आपको लगेगा जैसे ही गुर्जर प्रतिहार पाल शासकों को हराएंगे तो गुर्जर प्रतिहारों से राष्ट्रकूटों का युद्ध होगा, और राष्ट्रकूटों का युद्ध होगा तो राष्ट्रकूट हमेशा विजयी रहे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं साथियों कि त्रिपक्षीय संघर्ष के किसी भी चरण में राष्ट्रकूटों को पराजय का मुंह देखने को नहीं मिला, पराजय नहीं हुई, हमेशा वो विजयी रहे। तो आप देख सकते हो कि अंत तक गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। जब राष्ट्रकूटों ने इससे जीत लिया, लेकिन आप देखोगे कि राष्ट्रकूट अपने शासन से वहां कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आए थे, लेकिन देखा कि यहाँ तो संघर्ष इतना ज्यादा है तो वो वापस चले गए। फिर अंततः आप देखोगे पाल शासक तो पूरी तरीके से हार ही गए थे, तो गुर्जर प्रतिहार विजयी रहे। और जब गुर्जर प्रतिहार विजयी रहे तो आप देखोगे कि अंततः कन्नौज पर अधिकार गुर्जर प्रतिहारों का हुआ, राष्ट्रकूट वापस दक्षिण लौट गई। इसके बाद ये साथियों मैंने आपको बताया। उसके बाद आप देखोगे कि मंदिर निर्माण स्थापत्य की जब चर्चा होती है, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक विस्तार से बाकायदा मैंने मैप बनाकर भी साथियों आपको स्पेशली मैंने कहा मैप बनाकर पीपीटी में ऐड करना है। और मैंने आपको बता दिया कि भारत में 3 शैलियों की साथियों चर्चा होती है। पहली नागर शैली, दूसरी वेसर शैली, तीसरी द्रविड़ शैली। और ये साथियों में एक बार ये मैं थोड़ा हटा दूं इसे, ये कन्नौज वन्नौज ये बीच में अलग है, तो ये आपको ये त्रिपक्षीय संघर्ष वाला ये ऐड हो गया है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। इससे आगे जैसे ही अब साथियों आप देखोगे तो आपको नजर आ रही होगी कि नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, 3 मंदिर निर्माण की 3 शैलियां थी। और जो नागर शैली थी साथियों वो उत्तर भारत में नागर शैली थी, और दक्षिण भारत में साथियों द्रविड़ शैली थी। और आप कह सकते हो कि कृष्णा नदी से और दक्षिण भारत के बेस आप कह सकते हो द्रविड़ शैली, आप कह सकते हो हम्पी और ये सब। तो यहाँ से अगर आप नीचे जाओगे तो वहाँ आपको बेसर शैली नजर आएगी साथियों। तो बेसर शैली दोनों का आप कह सकते हो दोनों का मिला जुला रूप, नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, लेकिन दोनों का मिला हुआ या कह सकते हो दोनों का संक्रमण क्षेत्र, जैसे बोला जाता है ना कि आप कह सकते हो कि इधर जल है और इधर स्थल है, तो बीच में जो स्थल और जल का जो संक्रमण क्षेत्र, जो दलदलीय भूमि होती है, वो संक्रमण क्षेत्र बोला जाता है। तो इन्वायरमेंट की भाषा में साथियों, तो पर्यावरण जिसे बोला था, ऐसे ही साथियों ये है कि उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली थी, तो बीच में जो संक्रमण क्षेत्र था वो बेसर शैली थी। और बेसर शैली कहाँ तक रही? कृष्णा नदी तक साथियों, कृष्णा नदी तक बेसर शैली नजर आएगी। कृष्णा नदी जैसे ही क्रॉस करोगे तो उसके बाद साथियों आपको द्रविड़ शैली देखने को मिलेगी। तो इससे आगे जैसे ही हम बढ़े तो आपको अलग अलग नागर शैली और द्रविड़ शैली के बारे में बताऊं। तो मंदिरों के कुछ भाग, जैसे अब मंदिरों की चर्चा होती है साथियों, तो मंदिरों पे आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले गर्भगृह, तो गर्भगृह के बारे में अगर साथियों बेसर और नागर में मैं वैसे अभी यहीं पे आपको बताता चलूं कि गर्भगृह की जो चर्चा होगी तो मंदिर सीधे सीधे आप कह सकते हो कि वर्गाकार, 2 तरीके से साथियों आपको नजर आएगा गर्भगृह भी। एक वर्गाकार होगा, वर्गाकार, और एक आयताकार, आयताकार।
और जब आयताकार और वर्गाकार, तो नागर शैली में तो साथियों वर्गाकार होगा, नागर शैली, नागर, और ये द्रविड़ में साथियों आयताकार होगा, द्रविड़। तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्रविड़ में आयताकार और वर्गाकार होगा नागर शैली में। मंडप की साथियों चर्चा होगी तो मंडप में उड़ीसा के आपको मंदिर जो नजर आएंगे, वहाँ साथियों मंडपों की चर्चा होगी कि मंडप जो मिलते हैं, मंडप में भी आपको देखोगे तो शिखर पिरामिड नुमा द्रविड़ शैली के होंगे। और आप कह सकते हो कि आमलक की जो होगी वो नागर शैली की विशेषता है साथियों। गर्भगृह के सामने स्तंभों पर टिका हुआ भाग मंडप कहलाता था। ये साथियों आपको उड़ीसा वाले क्षेत्र के जो उड़ीसा वाले क्षेत्र के जो मंदिर मिलेंगे उनमें मंडपों की चर्चा होगी। गर्भगृह के सामने स्तंभों पर टिका हुआ भाग मंडप कहलाता है। तो ये साथियों मंडप अक्सर करके उड़ीसा वाले मंदिरों में मिलते हैं। बाकी नागर शैली में भी साथियों मंदिर देखने को मिलेंगे और द्रविड़ शैली में भी मंडप देखने को मिलेंगे, तो दोनों में लेकिन ज्यादातर उड़ीसा वाले रीजन में जो मंदिर प्राप्त होते हुए हैं साथियों, वहां आपको मंडप देखने को मिलेंगे। इसी के बाद आप देखोगे मंदिरों में अर्ध मंडप भी बनते थे। उसके बाद साथियों अंतराल, अंतराल साथियों गर्भगृह एवं मंडप को जोड़ने वाला हिस्सा था। जो गर्भगृह जो गर्भगृह था, गर्भगृह और उसके सामने जो खम्भों पर साथियों जो बना हुआ ये जो मंडप था, उसे जोड़ने का जो हिस्सा था, ये साथियों अंतराल होता था, अंतराल। तो ये आपको समझना चाहिए कि ये अंतराल होता था। ये मैं आपको, हो सकता है कि अगली क्लास अगर मैं जो मध्यकालीन में भी कराऊं तो आपको अलग से एक चित्र बनाकर मंदिर मंडप, हो सकता है 3D चित्र बनाकर आपको यहाँ विस्तार से समझाऊं कि देखो मंडप ये बोला जाता है और वो सब। तो आज कुछ तकनीकी खामियों की वजह से वो 3D चित्र नहीं, मैं तो सोच रहा था कि 3D फिगर ऐड करवा के 3D चित्र ऐड करवा के आपको दिखाया जाए कि मंदिर में मंडप क्या है, अर्ध मंडप क्या है, ये सब। तो चलो इस क्लास में नहीं तो अगली जब हम मध्यकालीन भारत की जब पहली क्लास लेंगे उसमें साथियों मैं आपको करवा दूंगा वो मध्यकालीन काय को जब चर्चा होगी आगे जैसी क्लास होगी तो मैं आपको करवा दूंगा। इसके बाद तो संगम युग करवाऊंगा। संगम युग के बाद संगम युग की हो सकता है कि एक क्लास में लगभग हो जाए, चोल चेर पांड्य तीनों करवाऊंगा। तो उसमें अगर विस्तार से कल्चर वाला पोर्शन भी मैंने इसमें ऐड करवा दिया है, पिछली बार कल्चर वाला पोर्शन और रह गया था। तो साथियों उसके बाद जैसे ही मैं करवाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि 3D का जब जैसी तकनीकी खामी दूर हो तो मैं आपको 3D एक बेसर शैली या फिर एक 10 या 15 मिनट की वीडियो मैं आपको अलग से जो मंदिर स्थापत्य शैली पर अलग से द्रविड़ नागर और बेसर शैली को समझाते हुए मैं विस्तार से आपको करवा दूं साथियों। तो वो आप बेफिक्र रहिए, वो मैं करवा दूंगा। इसके बाद आप देखोगे कि परिक्रमा पथ या जैसे प्रदक्षिणा पथ जिसे बोला जाता था, परिक्रमा पथ या प्रदक्षिणा पथ आपको नजर आएगा। जैसे ही गर्भगृह से बाहर आओगे तो जो मंडप बना हुआ है उसके नीचे आपको परिक्रमा पथ या प्रदक्षिणा पथ नजर आएगा। उसके बाद जैसे ही आप आओगे तो परकोटा के अंदर, दक्षिण भारत में मंदिर परकोटा के अंदर द्रविड़ शैली में परकोटा के अंदर बनते थे साथियों। तो जब परकोटा के अंदर बनते थे तो उसी में आपको प्रदक्षिणा पथ मिलेगा परकोटा के तुरंत बाद। तो ये साथी प्रदक्षिणा पथ देखने को मिलेगा। इसके बाद जैसे ही अब जिक्र करें तो सबसे पहले साथियों नागर शैली की चर्चा करते हैं। नागर शैली की विशेषताएं, ये संपूर्ण मंदिर के बारे में बताया कि मंदिर के भाग कौन कौन से थे। लेकिन अब नागर द्रविड़ और बेसर शैली की चर्चा करें उसमें आप देखोगे कि नागर शैली में ऊंचे चबूतरे पर, ये साथियों ऊंचे चबूतरे पर मंदिर बनेंगे तो नागर शैली का उदाहरण है। द्रविड़ शैली में साथियों आपको ऊंचे चबूतरे पर मंदिर नजर नहीं आएंगे, तो स्पेशली ये नागर शैली की विशेषता है। उसके बाद शिखर आप देखोगे जो क्रमशः ऊपर की तरफ छोटा होता जाता था, लेकिन ये आमलक नजर आएगा साथियों, आमलक का, आमलक, 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 शिखर आमलक प्रकार का आपको नजर आएगा। ऐसे आप देखोगे कि इस तरीके का अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ही ऊंचे चबूतरे पर जब मंदिर बनता है उसके बाद जो शिखर नहीं है साथियों आपको ऐसे नजर आएगा, ये करके ये आपको शिखर नजर आएगा, ये ऐसे इस तरीके से। और ऊपर साथियों यहाँ पे एक घड़ा सा आपको नजर आएगा नागर शैली में, यहाँ जैसे कह सकते हो पताका, पताका नजर आएगी। तो इसी को साथियों आमलक बोला गया है, आमलक, आमलक या कलश, आमलक वाला, एक सेकंड, आमलक, ये वाला आमलक, अरे ये पूरा ही साफ हो गया, एक सेकंड। तो ये जो चबूतरा है साथियों उस पर जैसे ही ये वाला ये पोर्शन है ये आमलक बोला गया है साथियों। और यहाँ पे एक कलश नजर आएगा तो इसी साथियों कलश, कलश बोला गया है, कलश, शिखर कलश नुमा आपको मिलेगा, आमलक मिलेंगे उस पे आम के पत्ते ऐसे जो बने हुए, उसमें बीच में ऐसा नारियल टाइप का रखा हुआ, तो वो सब आपको मिलेगा। ये सब नागर शैली का उदाहरण है साथियों।
द्रविड़ शैली में आप देखोगे यहीं पे मैं द्रविड़ शैली की भी साथियों अगर चर्चा करूं, या द्रविड़ शैली की चर्चा करेंगे, वहां साथियों आपको जो शिखर है वो पिरामिड नुमा नजर आएगा। ये वाला पिरामिड नुमा सीधे नजर आएगा, वो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। उसके बाद इसका गर्भगृह मैंने अभी आपको बताया कि नागर शैली का गर्भगृह वर्गाकार होता है और द्रविड़ शैली का साथियों आयताकार होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गर्भगृह से जुड़ा हुआ परिक्रमा परिक्रमा या प्रदक्षिणा पथ होता है साथियों। ये अभी मैंने बताया था, गर्भगृह से निकलते ही आप कह सकते हो अंतराल में जो स्तंभों पर जो मंडप बना हुआ उसी अंतराल में गर्भगृह से जुड़ा हुआ परिक्रमा या प्रदक्षिणा पथ नजर आएगा साथियों नागर शैली में। इसके बाद ही जैसे हम आगे बढ़े तो आप देखोगे कि इसके प्रमुख मंदिरों की चर्चा करें नागर शैली की, तो आप देखो सहस्त्रबाहु मंदिर ग्वालियर में, कंदरिया महादेव का मंदिर साथियों, लक्ष्मण मंदिर और मातंगेश्वर महादेव का नंबर साथियों खजुराहो एमपी आपको नजर आ जाएगा खजुराहो में। तो ये कह सकते हो कि जो नागर शैली से संबंधित जो मंदिर थे वो महत्वपूर्ण मंदिर ये है। उसके बाद आपको देखो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। ये साथियों एक बेसिक जानकारी थी तो मैंने आपको बता दी। इसमें खजुराहो में उनकी धार्मिक राजनीति, खजुराहो उनकी धार्मिक राजधानी थी चंदेलों की। तो चंदेलों की जो आपको ध्यान रखना कि चंदेलों की खजुराहो को धार्मिक राजधानी बोला जाता है। राजनीतिक राजधानी साथियों महोबा थी चंदेलों की। तो ये मैंने एक बेसिक जानकारी के लिए आपको बता दिया। इसके बाद जैसे ही हम आएंगे तो साथियों द्रविड़ शैली की चर्चा होगी। द्रविड़ शैली की जैसी चर्चा होगी तो सबसे पहले साथियों आपको नजर आएगा कि सबसे पहले विशाल प्रांगण। तो पहले प्रांगण तो आपको समझ में आ रहा होगा, विशाल मैदान जो उसका खाली जो जगह है वो विशाल प्रांगण होगा। दूसरा साथियों भव्य गोपुरम। अब गोपुरम क्या होता है साथियों? गोपुरम होता है गेट, जो गेट बनते हैं ना शुरुआत में, ये जो गेट होता है इस पे ही आप देखोगे कि ये इस पे भी अलग से ये जो आपको नजर आएगा अलग से ये ये आपको नजर आएगा। ये पहले से पहले गोपुरम, ये साथियों दरवाजा है, दरवाजा। अब जब दरवाजा नजर आएगा आपको तो आप देख पाओगे कि जैसे ही चर्चा होगी, या एक सेकंड मैं आपको पूरा का पूरा करवाऊं, तो ये साथियों आपको एक दरवाजा नजर आएगा। ये जो गेट है और ये जो परकोटा रहेगा, ये इतनी ऊंची ऊंची साथियों दीवार रहेंगी। तो ये जो गेट है इसे आपको गोपुरम बोला जाता है साथियों। तो ये दक्षिण द्रविड़ शैली का महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो बोले महत्वपूर्ण विशेषता वो यही है कि विशाल गोपुरम होता है। ये आपको बेसर शैली में साथियों नजर नहीं आएगा। ये परकोटा है, परकोटा। परकोटा भी साथियों इसकी विशेष विशेषता है। परकोटा, परकोटा। ये साथियों गोपुरम हो जाएगा, गोपुरम, गोपुरम। तो ये साथियों गोपुरम हो गया, ये परकोटा हो गया। ये सभी अभी सिर्फ साथियों बाहर वाला मैदान है, जो सॉरी बाहर वाली जगह वो है कि जैसे ही प्रवेश कराओगे आप सबसे पहले गेट गोपुरम मिलेगा और बहुत बड़ा गोपुरम मिलेगा और परकोटा मिलेगा, परकोटा चारों तरफ से। तो परकोटा ये साथियों द्रविड़ शैली का उदाहरण है। नागर शैली में न परकोटा नजर आता है न ही गोपुरम साथियों नजर आएगा। तीसरी हम विशेषता पे अगर हम बढ़े साथियों तो आप देखोगे पानी का तालाब। इसमें साथियों अलग अंदर ही परकोटे के अंदर ही एक पानी का तालाब होगा जो पवित्र स्नान करने के लिए, पूजा पाठ के लिए उसके लिए होगा। उसके बाद आप देखोगे वर्गाकार गर्भगृह। साथियों ये वर्गाकार नहीं होगा, ये आयताकार होगा। तो ये थोड़ी मिस्टेक है, इसे आपको मैं ये हटा के मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ कि आयताकार गर्भगृह, आयताकार गर्भगृह, गर्भगृह। इस पे विशेष ध्यान रखना कि आयताकार गर्भगृह था साथियों द्रविड़ शैली का। इसके बाद आप देखोगे ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ। जो प्रदक्षिणा पथ था वो ढका हुआ था साथियों चारों तरफ से, यह बंद था। और जो विमान, विमान की जब चर्चा होती है, जो विमान बोलता था साथियों, विमान बोला जाता था जो अष्टकोणीय एवं पिरामिडाकार होता था। अब जो विमान की चर्चा होती है, विमान साथियों जैसे ही आप अंदर, जैसे बाहर का भाग हो गया, इसके बाद जैसे ही हम अंदर घुसेंगे इस गेट के, जैसे ही अंदर आएंगे तो वो अंदर की आकृति में आपको बता दूं कि गर्भगृह के ऊपर भी साथियों आपको अलग नजर आएगा, पिरामिड नुमा आपको नजर आएगा। तो जैसे ही चर्चा होगी तो मैं आपको बता दूं कि गर्भगृह के बाहर भी साथियों चर्चा होगी। तो पहले तो साथियों ये वर्गाकार वाला, ये वर्गाकार नहीं है, ये आयताकार होगा। इस पर विशेष आपको ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो इस पर मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ में चेंज करवा दूं। आयताकार होगा, वो मैं कर दूंगा चेंज साथियों। आयताकार गर्भगृह होगा। उसके बाद ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ विमान जो अष्टकोणीय एवं पिरामिडाकार का होगा।
विमान साथियों जैसे ये जो गर्भगृह था आयताकार, आयताकार गर्भगृह होगा, इसके ऊपर साथियों आपको पिरामिड नुमा ये मिलेगा। जैसे ये सीधे यूं करके ये होगा पिरामिड नुमा। इसमें भी साथियों आपको अलग अलग उस तरीके से मिलेंगी। ये भी दक्षिण भारत की जो मेन मंदिर है उसके मेन गर्भगृह के ऊपर साथियों आपको ऐसे पिरामिड नुमा आकृति नजर आएगी। ये साथियों तो ये शिखर जो बोला जाता है, शिखर, शिखर या विमान जिसे बोलते हैं शिखर, इसी को साथियों विमान बोलते हैं। तो ये हो जाएगा साथियों पिरामिड नुमा, पिरामिड नुमा, पिरामिड नुमा। और जब शिखर पिरामिड नुमा हो जाएगा और नागर शैली में मैंने आपको बताया था कि आमलक की आकृति मिलेगी और उसमें पिरामिड नुमा नहीं मिलेगा। इसमें साथियों आपको नजर आएगा कि शिखर पिरामिड नुमा हो जाएगा। तो आप विशेष ध्यान रखिए। उसके बाद इसमें रंगों का प्रयोग किया जाएगा साथियों द्रविड़ शैली में। इसके आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे साथियों कि प्रमुख जो मंदिर हैं वो साथियों मीनाक्षी मंदिर, मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है वो हो जाएगा। दूसरा साथियों विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर साथियों आपको मिलेगा विजयनगर की राजधानी थम्पी जो है उसमें आपको विरूपाक्ष मंदिर नजर आएगा, थम्पी, थम्पी। इसके आगे जैसे ही हम बढ़े साथियों तो आप देखो, सॉरी थम्पी नहीं, हम्पी, हम्पी जो बोल जाता है। एक सेकंड मैं ये हटा दूं। विरूपाक्ष मंदिर जब साथियों आपको मिलेगा वो विजयनगर की राजधानी हम्पी में, हम्पी में साथियों विरूपाक्ष मंदिर मिलेगा। वही मैं कह रहा हूँ थम्पी कौन सी है। इसके आगे जैसे ही हम साथियों बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि बेसर शैली की चर्चा होगी। बेसर शैली को साथियों मैंने आपको बताया था कि दोनों का संक्रमण क्षेत्र था। तो संक्रमण क्षेत्र अगर कोई होता है तो उसमें दोनों की विशेषताएं मिलेंगी, और दोनों की विशेषताएं मिलेंगी तो साथियों यहाँ आप देख सकते हो कि यह मिश्रित शैली है। इसमें बेसर भी नजर आएगा और द्रविड़ शैली की विशेषता नजर आएंगी साथियों। इसके बाद आप देखो निर्माण में नागर शैली होगी और अलंकरण में साथियों द्रविड़, द्रविड़ नहीं द्रविड़, द्रविड़, द्रविड़ शैली साथियों आपको नजर आएगी। तो दोनों की विशेषता नजर आएंगी। इसके प्रमुख मंदिरों में साथियों होयसलेश्वर मंदिर नजर आएगा। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे साथियों तो आपको मैंने कल्चर वाला पोर्शन जैसे पूरा करवा दिया। तो साथियों द्रविड़ और नागर, बेसर और द्रविड़ तीनों साथियों आपको अच्छे तरीके से, आशा करता हूँ कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। कोई भी अगर आपको कहीं भी अगर आपको डाउट लग रहा है या कहीं भी आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में आप अपना प्रश्न डालिए और मैं उसका तुरंत उत्तर, हो सकता है कि अगर आज आप प्रश्न डालेंगे तो उसका उत्तर कल आपको आपको स्पेशली आपके कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई के रूप में आपको मिल जाएगा। तो आप बेफिक्र होकर साथियों रहिए। और यहाँ मैंने कल्चर वाला पोर्शन भी करवा दिया और गुप्तोत्तर काल भी समाप्त हुआ। मैंने बोला था कि गुप्तोत्तर काल में मैं आपको मंदिर स्थापत्य की तीनों शैलियों को करवाऊंगा। और वो साथियों जो आपका वो रहा, जैसी तकनीकी खामी दूर होती है स्टूडियो की, मैं आपको तुरंत वो जो 3D में जो मंदिर स्थापत्य की जो मैंने बताया था कि मंडप और जो मंदिर के भाग, उसके बाद जो मस्जिद के भागों को क्या बोला जाता है, उसके बाद अलग अलग जैसे ईसा मस्जिद, मसीह आप कह सकते हो, जो चर्च होती है, चर्च के भागों को क्या क्या बोला जाता है, वो सब मैं आपको विस्तार से 3D में 3D चित्र आपको के सामने प्रदर्शित कर आपको समझाऊंगा। तो वो एक चाहे मुझे 10 मिनट की या 15 मिनट की एक स्मॉल या छोटी वीडियो बनानी पड़े वो मैं आपको सामने बना दूंगा। तो बेफिक्र रहिए साथियों। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। साथ बने रहने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। कोई चैनल पे अगर नया आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा शेयर वेयर भी करते रहिए साथियों। तो मिलते हैं फिर साथियों कल फिर एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ। जय हिंद, राधे राधे।